नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर गुजरात यूजीवीसीएल, इसे हम बोलते हैं उत्तर गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड का ये पेपर है। विद्युत सहायक का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि वीडियो लंबा हो जाने के कारण रिटेंटिविटी उतनी नहीं रहती है लोगों की। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग पोर्शन में आप देखेंगे इसमें जीके के क्वेश्चन हैं, तो जीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें टेक्निकल पोर्शन के में ही जाएंगे और उन टेक्निकल क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सेशन है और आप लोग देखेंगे कि निश्चित ही इसके बहुत सारे कंसेप्ट आपको दूसरे एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्टिंग है हमारी, और आप देख रहे हैं टेक्निकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ऑल पैरेलल रजिस्टर। जो इसमें 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन तीनों के अक्रॉस इन तीनों में से कितना करंट फ्लो होगा उसके बारे में हमसे पूछा है। तो आप सबसे पहले सर्किट को देखिए। सबसे पहले आप सर्किट को देखेंगे, यहाँ 3 आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 3 और 6 आपके पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल आपको केवल एक 2 ओम की ब्रांच बचेगी और यहाँ ये 2 ओम इसके पैरेलल में है। तो अब 2 ओम और 2 ओम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1 ओम ही आपका एक रेजिस्टेंस बचा और यहाँ आपका 5 ओम और है, तो 1 प्लस 5 यानी टोटल कितना हो गया, 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और आप यहाँ करंट निकालेंगे तो करंट इक्वल टू हो जाएगा 30 आपका वोल्टेज है। और इनको पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 6 आया। और इससे करंट आपकी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ आपकी करंट 5 आ चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, 5 के इक्वल ही होगी। लेकिन यहाँ आते आते ये तीनों पैरेलल में डिवाइड हो जाएगी। तीनों पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाने के कारण अब इस 5 एम्पियर को हमें डिवाइड करना है। इसको हमने जब सॉल्व किया था ये 2 के इक्वल आया था, यानी इस ब्रांच से अब कितना करंट जा रहा होगा। और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया था तो ये 2 के इक्वल आया था। तो 2 ओम और 2 ओम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ से करंट आपका 5 एम्पियर आ रहा है, तो 5 इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाने के कारण 2 ओम वाली जो ब्रांच है आपकी, उसमें से करंट कितना जाएगा, हाफ जाएगा। यानी 5 का डिवाइड करेंगे हाफ से 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर तो जाएगा आपका 2 ओम से। इसके बाद अब यहाँ हम करंट को डिवाइड करेंगे इन दोनों रेजिस्टर में से, तो अब हमारा बचा हुआ करंट कितना है, 2.5 यहाँ आ गया, 5 हमारा टोटल एंटर हो रहा था, तो कितना बचा, 2.5 बचा। 2.5 को हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप यहाँ से ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन इसको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। 2 ओम से आपको मालूम चल गया कि 2.5 है, तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से किसमें 2.5 दिया हुआ है। तो 2.5 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है A2। और आप एक और देख सकते हैं कि आधा करंट तो आपका यहाँ चला गया था और 2.5 इन दोनों ब्रांच से गया था, तो इन दोनों का करंट का समीशन जो होना चाहिए वो 2.5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। यहाँ देखिए आप 4.5 प्लस 1.5, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा 2.5 से। यहाँ देखिए 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ आप देखेंगे तो 2.7 प्लस 1.8, ये भी काफ़ी ज़्यादा है 2.5 से। तो आप देखेंगे कि 1.67 प्लस 0.83, इसको आप ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा आपके 2.5 के ही। तो आप इससे निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर
इन द फिगर शोन बिलो। 3 ओम के अक्रॉस जो करंट इसमें फ्लो होगा वो हमसे इसमें निकालने के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपको सर्किट में सबसे पहले 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है और इस 3 ओम के से कितना करंट जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2 आपका हो गया 4, तो ये टोटल 4 हो गया। ये 4 किसके पैरेलल में है? 4 के ही पैरेलल में है। तो यहाँ आप देखेंगे ये 4 था, ये भी 4 था, तो आपका कितना बचेगा? ये हाफ बचेगा। हाफ बचा। यहाँ से आप 3 ओम यहाँ कनेक्टेड है, तो 2 + 3 यानी 5 ओम। आप सिंपल इसको जब देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पड़ेगा, एक तो ये और एक यहाँ रेजिस्टेंस जो दिखाई पड़ेगा वो होगा टोटल 5 ओम का। तो आप ये सिंपल पैरेलल सर्किट आपको ये वाला दिखाई पड़ेगा। 5 ओम के रेजिस्टेंस ये भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे 5 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 के इक्वल हो जाएगा। 2.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ बचेगा। और आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 5, तो यहाँ करंट निकाल लेंगे। I = V/5 यानी 5 दिया हुआ वोल्टेज अपॉन 2.5 ओम। तो यहाँ आपका टोटल जो आंसर आएगा करंट का, वो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रही है। अब 2 एम्पियर करंट जब यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ आने पर इस पॉइंट्स के बाद आप देखेंगे ये 5 ओम में भी डिवाइड होगी और यहाँ का टोटल जो रेजिस्टेंस बना था हमारा वो था 5 ओम। तो 5 ओम और यहाँ पर भी 5 ओम है, यानी ये दोनों ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों ब्रांचों में डिवाइड होगा। और यहाँ इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि ये आपका टोटल जो 2 एम्पियर करंट था वो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर में यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस 3 ओम के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा और 1 एम्पियर आपका 5 ओम से जाएगा, क्योंकि टोटल 2 एम्पियर यहाँ से करंट आ रहा था। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट इन द गिवन फिगर। तो आर की वैल्यू आपसे पूछी हुई है और इसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सिंपल आप इस सर्किट को देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपने यहाँ इस आर की वैल्यू पूछी हुई है। यहाँ देखेंगे तो 5 एम्पियर का करंट आपका जा रहा है, ये अपर डायरेक्शन में है यहाँ पर, और ये 2 एम्पियर यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है इस आर के अक्रॉस। तो आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पर आप जब KCL लगाएंगे, तो जब KCL आप इस पॉइंट पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस ब्रांच के में से कितना करंट फ्लो होगा? 5 - 2 यानी 3 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगा, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है और ये आप देख रहे होंगे ये 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो 5 यहाँ आ रहा है, 2 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो इसमें से कितना जा रहा होगा? 3 एम्पियर इस ब्रांच से जा रहा होगा। आप इस पॉइंट पर यदि आपको वोल्टेज मालूम चल जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर वोल्टेज मालूम चल जाएगा, तो आप आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। आपको करंट पता चल गया कि यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा था, 3 × 6 ये कितना हो गया? 18 वोल्ट। इसकी पोलैरिटी आप देखेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और इस वोल्टेज की भी पोलैरिटी प्लस और यहाँ माइनस। तो ये समेशन पोलैरिटी वाला है। तो 18 + 10 आपका कितना वोल्टेज हो जाएगा? टोटल आपका कितना हो जाएगा? 18 + 10 यानी 28 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा? इस टोटल के अक्रॉस कितना आ गया आपका? 28 वोल्ट आ गया। यानी इस पॉइंट पर आपको 20 वोल्ट आपको मालूम है। अब 28 वोल्ट आपको मालूम चल गया है। 28 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू आपको करंट कितना दिया है? 2 एम्पियर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 14 के इक्वल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सर्किट दिया हुआ है जो इनिशियली रिलैक्स कंडीशन में है। थोड़ी देर बाद ही स्विच को t = 0 पे क्लोज किया जाता है और द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एट t = 0+। यानी इस 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा जैसे ही आप स्विच को बंद करते हैं। तो दोस्तों इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है, इनिशियली ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है
और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की जैसी बिहेव करेगा। इनिशियली चूंकि रिलेस था यानी कुछ उसमें से चार्ज नहीं था, स्टोर एनर्जी नहीं थी इंडक्टर के अक्रॉस, तो इनिशियली ये जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे, स्विच एस को ओपन करेंगे और आपका इंडक्टर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये सर्किट ओपन होने के कारण इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा और पूरा का पूरा वोल्टेज आपके 2 ओम के अक्रॉस आ जाएगा, यानी वोल्टेज इसमें से कितना होगा, जो कि होगा 5 वोल्ट के। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं और एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों इतना सोच पाना तुरंत काफ़ी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही बोलूँगा, एक एक क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएगा, इसलिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप ज़रूर उसको सॉल्व कीजिए, उसको छोड़िए नहीं। सीरीज आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है दोस्तों वो आरसी ही होता है और इसका आंसर होगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्टिव नेटवर्क इज सप्लाइंग ए लोड RTH and VTH at the terminal to which the load is connected is 15 ohm and 90 volt respectively, यानी VTH और RTH की आपको वैल्यू गिवन है। यहाँ पर आपसे पूछा है पावर कितनी होगी। तो जब थेवेनिन थ्योरम में आप देखेंगे यहाँ आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड पूछा गया है, तो मैक्सिमम पावर के केस में पी मैक्सिमम यहाँ पर जो होगी उसका फॉर्मूला होता है VTH थेवेनिन का स्क्वायर अपॉन 4R थेवेनिन। अब आप देखेंगे आपको VTH की भी वैल्यू मालूम है, वो की है 90 है। RTH आपको दिया हुआ है वो कितना है 15 ओम है। तो टोटल आप देखेंगे, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 135 वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए 2 पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। एक इक्वेशन दी हुई है I1 इक्वल टू V1 प्लस 2V1, I2 इक्वल टू 3V1 प्लस 2V2, देन द Z12 इज। Z12 आपसे पूछा हुआ है, यानी Z12 जो होते हैं वो ओपन सर्किट इम्पीडेंस आपसे पूछा गया है। ओपन सर्किट इम्पीडेंस के केस में यानी इसको हम लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय I2 जब I1 0 के इक्वल है। तो ये आपसे पूछा है, यानी Z12 को हम लिखेंगे तो आप इक्वेशन में V1 डिवाइडेड बाय I2 आपको निकालना है। इन दोनों इक्वेशन से कब निकालना है, जब I1 इक्वल टू 0 है। तो अब पहली इक्वेशन में आप I1 इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको V1 जो निकल कर आएगा इस इक्वेशन से, तो V1 इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा माइनस का 2V2। ये आपको एक इक्वेशन पता चल गई। अब इसको आप दूसरी इक्वेशन में रखने की कोशिश करेंगे जो कि दी हुई है I2 इक्वल टू 3V1 प्लस 2V2। यहाँ आप V1 इक्वल टू आपको जो कि इक्वेशन जो चाहिए है वो V1 डिवाइडेड बाय I2 के फॉर्म में चाहिए है। यहाँ आपने निकाल लिया, I1 जब 0 रखा तो आपका एक वैल्यू निकली V1 इक्वल टू माइनस 2V1। अब यहाँ इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या दिखाई पड़ेगी, I2 इक्वल टू 3V1 माइनस 2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्यों रखा V1 की जगह, यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमने V1 है यहाँ पर, ये हमने V2 की जगह वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1/2। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे जब इसको तो आपको V1 डिवाइडेड बाय I2 जब आप इसको निकालेंगे तो ये होगी 1/2 के इक्वल। दोस्तों इनको हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते हैं। और Z12 पूछा है, जैसे आपको मान लीजिए Z21 पूछा होता तो यहाँ आप क्या निकालते V2 डिवाइडेड बाय I1 किस कंडीशन में, जब I2 आपका 0 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ये 2 पोर्ट इम्पीडेंस के 2 पोर्ट नेटवर्क के पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज अनबैलेंस 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम द करंट इन द न्यूट्रल वायर इज गिवन एज। तो ये दोस्तों न्यूट्रल से इन तीनों करंटों का
समेशन जो रहेगा उसके जो बचेगा समेशन करने के बाद वो इससे फ्लो होता है। दोस्तों जब हम डिस्ट्रीब्यूशन एक क्वेश्चन और जो आता है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेटवर्क होता है, मान लीजिए 3 फेस आपका आया है और एक न्यूट्रल वायर जो रहता है, इन तीनों फेसों में बैलेंस जब हम लोड कनेक्शन देते हैं, किसी भी बिजली विभाग के द्वारा जब कनेक्शन दिया जाता है तो इन तीनों फेसों में इक्वल लोड देने की हम कोशिश करते हैं। यदि तीनों से इक्वल लोड नहीं दिया तो किसी में ज़्यादा करंट रहेगा, किसी में कम करंट रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के पास जो न्यूट्रल सेक्शन रहता है उसको हम यहाँ से ग्राउंडेड कर किए हुए रहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा करंट रहता है इनमें तीनों का समेशन करने के बाद वो इस न्यूट्रल पॉइंट से अर्थ हो जाता है। ये नॉर्मली आप देखते भी होंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और अच्छा आता है, कई बार पूछा जाता है कि फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या अंतर है। आपका फीडर में एक मैं यहाँ डिफरेंस बता देता हूँ। फीडर में करंट जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, यानी इसके किसी पॉइंट ए पर देख लीजिए, चाहे आप बी पर देख लीजिए, चाहे सी पर देख लीजिए, यहाँ इसकी यूनिफॉर्म करंट ही रहता है इसमें हर एक पॉइंट पर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ रमेश के घर में कनेक्शन है, यहाँ सुरेश के घर में कनेक्शन है। मान लीजिए यहाँ 10 एम्पियर टोटल लोड खींच रहे हैं ये लोग, तो 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है, मान लीजिए 3 ये ले रहा है, बाकी का बचा हुआ 5 एम्पियर यहाँ जा रहा है। यानी इस कंडक्टर में आप देखेंगे कि इसकी लंबाई के अनुसार इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग करंट लिया जा रहा है। तो इसलिए इसको हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो इसमें इस वाले कंडक्टर में यूनिफॉर्मली करंट नहीं रहता है, जबकि फीडर में एक जैसा ही करंट होता है। इसलिए हम फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विच काइंड ऑफ लोड गिव्स हाईएस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इसको बाकी क्वांटिटी गिवन नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए आपको ग्राफ का नॉलेज ज़रूरी है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में काफ़ी मेहनत से लाता हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट में वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं या वो पेपर छोड़ सकते हैं जो आपको सॉल्व कराना हो या जिस पेपर के बारे में आप सॉल्व कराना चाहते हैं। इसका जब हम ट्रांसफार्मर का जब हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, यहाँ हमने लैगिंग पावर फैक्टर लेके चल रहे हैं और यहाँ हम लीडिंग पावर फैक्टर लेके चल रहे हैं। लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर में जब आप यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ बनाते हैं तो आपको इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ शो होता है और यहाँ जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये 0 होता है। यहाँ मान लीजिए 0.8 है और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये 0.8 है। अब आप देखेंगे यहाँ ये 0.6 है, यहाँ ये 0.4 है। ऐसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ये 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूनिटी रहता है। तो ये जब आप ग्राफ को डायरेक्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर में किस तरीके से डिफरेंस होगा। 0.8 पर जो वोल्टेज रेगुलेशन है लैगिंग पावर फैक्टर में वो ज़्यादा है, ये आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा है। और यहाँ 0.8 पर आप देख रहे होंगे लीडिंग के केस में, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ये काफ़ी कम है। तो यही ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा वाइड रहता है लैगिंग में, लैगिंग में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता है। और लीडिंग में आप देखेंगे यहाँ ग्राफ थोड़ा सा नैरो है स्टार्टिंग में और आप इसको देख रहे होंगे। अब चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे ज़्यादा होगा या यूनिटी पावर फैक्टर पे ज़्यादा होगा या 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे ज़्यादा होगा या 0.7 पावर फैक्टर लीडिंग पे ज़्यादा होगा। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने देखा कि यहाँ पर ये इस तरीके से था, तो यहाँ लैगिंग में ही सबसे ज़्यादा रहता है। तो 0.8 जो पावर फैक्टर लैगिंग है ये हमने लैगिंग के लिए बनाया हुआ है, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। सही आंसर क्या होगा इसका? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। और
एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ कई बार पूछा जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ पर होता है, जब हम लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं। लैगिंग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। और एक और केस यहाँ बन सकता है कि लीडिंग के ही केस में, लीडिंग पावर फैक्टर में ही वोल्टेज रेगुलेशन 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों होता है, लेकिन अकेला नेगेटिव लीडिंग में ही होता है ना। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे ग्राफ से, यहाँ वोल्टेज, ये आपका इस एक्सेस पे आपने वोल्टेज रेगुलेशन रखा था और इस एक्स पे आपने पावर फैक्टर रखा हुआ था। तो पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन के बीच हमने जब ग्राफ बनाया तो इससे हमें हर चीज़ का एक आइडिया लग गया, कहाँ से क्या चेंज हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, वो ग्राफ से ही सॉल्व करना था। दोस्तों आज ही एक मैसेज आया था एक दोस्त का, उन्होंने आपके ही कोई दोस्त होंगे, उन्होंने ये पेपर के बारे में बोला था कि UGVCL का पेपर पुराना आप डिस्कस कीजिए, शायद गुजरात में कोई वैकेंसी निकली होगी अभी, तो उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाह रहे थे। आप भी कोई पेपर आपके पास हो या आप किसी UPPCL जैसे अभी एक एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसमें तो 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो काफ़ी स्पीड आपको अच्छी रखनी होती है। और 1/4 नेगेटिव में दोस्तों एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम उस टाइम पे दिए हुए हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको 1/4 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1/3 के केस में आपको यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको टिक मार्क ना करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपके नंबर कर देगा। तो दोस्तों 1/4 में तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, 1/3 नेगेटिव है यदि किसी एग्जाम में, तो प्लीज़ उसको उल्टा सीधा आप सॉल्व करने की कोशिश ना करें। अगला जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, रिले सेटिंग आपको दी हुई है 15%, CT रेशियो दिया हुआ है 500 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करेंट व्हेन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज 8। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM आपको 8 दिया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉल्ट करेंट जो होता है, फॉल्ट करेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है PSM इंटू परसेंटेज करंट सेटिंग जो आपको दिया हुआ है इंटू रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट। अब रेटेड सेकेंडरी करंट कैसे आपको टर्न रेशियो से मालूम करना है। सेकेंडरी तरफ कितना करंट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। परसेंटेज करंट सेटिंग आपको दी हुई है 50। PSM आपको दिया हुआ है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो कि 8 दिया हुआ है। आपको तीनों क्वांटिटी दी हुई है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 8, करंट सेटिंग 50% इनटू सेकेंडरी करंट जो आपको दिया हुआ है रेटेड, वो दिया हुआ है 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा, 2000 के इक्वल आपका ये आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 2000 एम्पियर होगा। पिकअप वैल्यू भी बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है दोस्तों, तो पिकअप वैल्यू का भी यहाँ हम फॉर्मूला याद रख लेते हैं। पिकअप वैल्यू जो होती है वो होती है परसेंटेज करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट जो आपकी 5 दी हुई थी। तो यदि इसमें पिकअप करंट भी पूछा जाता है आपसे तो आप उसको निकाल सकते थे, करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये 5 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर 250 वाट एंड 350 वाट रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसफार्मर विल डिलीवर मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द टोटल लॉस इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में दोस्तों आप क्या लेके चलते हैं कि आपका जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस इक्वल टू होना चाहिए आयरन लॉस के। कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है और आयरन लॉस भी इसमें दिया हुआ है। आयरन लॉस आपका फिक्स होता है जो कि चेंज नहीं होता है। कॉपर लेस जो होता है, कॉपर लॉस वो वेरिएबल रहता है, वो करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट रहता है, आपके लोड पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे आयरन लॉस के इक्वल यदि हम कॉपर लॉस को ले आएंगे, क्योंकि कॉपर लॉस को हम वेरिएबल कर सकते हैं लोड करंट के ऊपर,
तब आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। आपका आयरन लॉस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 250। आप जब कॉपर लॉस को भी 250 के इक्वल ले आएंगे तो आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में टोटल जो लॉस होगा वो कितना होगा 250 प्लस 250। टोटल लॉस जो होगा आपका वो कितना होगा 500 वाट के इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा 500 वाट के। दोस्तों 32वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 32वां क्वेश्चन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर यूजिंग इट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो काफ़ी कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर आपको दी हुई है जिसकी रेटिंग आपको दी हुई है 220 वोल्ट 40 एम्पियर डीसी शंट मोटर आपको दी हुई है। आरए दिया है आपको और इन्होंने बोला है कि द रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड इन आर्मेचर सर्किट ड्यूरिंग स्टार्टिंग सो दैट द स्टार्टिंग करंट डज नॉट एक्सीड ट्वाइस द रेटेड वैल्यू इज। हम इसके आर्मेचर के अक्रॉस ऐसा कितना रेजिस्टेंस इसमें इंसर्ट कर दें जिससे कि इसका स्टार्टिंग करंट हमारे ट्वाइस रेटेड करंट के इक्वल हो जाए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लीजिए जो कि आपको डीसी मशीन का होता है और यहाँ आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। टोटल जो एम्पियर में करंट दिया हुआ है वो 40 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ से आपकी सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट दी हुई है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ आर्मेचर में कितना रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें जिससे कि इसका जो स्टार्टिंग करंट में आप देखते हैं दोस्तों आपका बैक ईएमएफ जो रहता है ईबी वो इक्वल टू 0 रहता है ना। तो जिसके कारण करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्टार्टिंग करंट में करंट ज़्यादा हो जाने के कारण स्टार्टिंग में आपकी मोटर जल भी सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर स्टार्टर की आवश्यकता होती है 2 पॉइंट स्टार्टर। और यहाँ बहुत सारे स्टार्टर जो आते हैं डीसी मोटर के और उनको इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये करंट जो रहता है स्टार्टिंग का वो काफ़ी कम हो जाए जिससे कि आपकी मोटर सेफ रहे। तो इसमें मान लीजिए आपका जो रेटेड करंट दिया हुआ है वो कितना है 40 एम्पियर, इसके डबल के इक्वल हो जाए यानी 80 एम्पियर हो जाए। इतना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है इसके आर्मेचर में। तो इसमें जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो डायग्राम बनाया हुआ था यहाँ आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस और ये आपका डायग्राम था। यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लगाई 220 वोल्टेज आपको इनपुट में दिया था माइनस आई ए आर ए इक्वल टू 80। यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस आर में आपका आर्मेचर भी है और आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है वो भी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी कि मान लीजिए 80 के इक्वल हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर प्लस 0.3। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.3, ये आर आपने एक्सटर्नल जो जोड़ा हुआ है और 200 वोल्ट आपकी सप्लाई थी क्योंकि यहाँ आप सर्किट में देख रहे होंगे टोटल 200 वोल्ट सप्लाई थी और ये आपके रेटेड करंट के डबल यानी 80 एम्पियर के इक्वल होने चाहिए क्योंकि हम ये स्टार्टिंग केस देख रहे हैं। कितना रेजिस्टेंस इंसर्ट करें कितना आर हम इसमें इंसर्ट करें कि आपका करंट जो हो रेटेड के इक्वल हो जाए। इस आर को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएगा आपका 2.45। तो इस आर को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 2.45। तो इसका सही आंसर कितना होगा 2.45। दोस्तों समझ आया हो तो इसमें हमने सिंपली कुछ नहीं किया है। स्टार्टिंग करंट में आर्मेचर के अक्रॉस आर्मेचर का अक्रॉस जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.3 प्लस कुछ हमने रेजिस्टेंस उसमें और ऐड कर दिया और 220 आपकी वोल्टेज की सप्लाई इनकमिंग दी हुई थी और ये आपका कितना होना चाहिए 80 एम्पियर के इक्वल होना चाहिए। आर आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जो कि आएगा 2.45। यही आपसे पूछा था। अगला है टाइप ऑफ डीसी जनरेटर सुटेबल फॉर बैटरी चार्जिंग इन ऑटोमोबाइल्स। बैटरी चार्जिंग के लिए हम शंट जनरेटर का ही
इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस शंट में आप देखेंगे एक निश्चित कांस्टेंट सप्लाई आपको मिलती है और बैटरी चार्जिंग के लिए आपको यही काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि एक जैसा उसको करंट मिलता रहे। दोस्तों एक लेक्चर में बैटरी के ऊपर भी बनाऊंगा। बैटरी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके लिए थ्योरेटिकल भी बताऊंगा पहले, और उनके लिए फिर बाद में मैं क्वेश्चन भी उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन सैडेड पोल मोटर यूजिंग। तो सैडेड पोल के अंदर, सैडेड पोल मोटर में एक रिंग यहाँ पर लगी हुई होती है। इस मोटर की आप जब देखेंगे तो इसमें जो पोल लगा हुआ होता है उस पोल पे ही एक सैडेड रिंग लगी हुई होती है। इस रिंग में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस रिंग के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होती है और मोटर रोटेट होती है। तो सैडिंग रिंग की वजह से ही आपकी सैडिड पोल मोटर रोटेट होती है। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर गिवन है। 3 फेस इंडक्शन मोटर आपको दी हुई है और ये ग्रिड से कनेक्टेड है। ग्रिड आपका कनेक्टेड है, ग्रिड से कनेक्टेड कोई एक आपकी इंडक्शन मोटर लगी हुई है। यहाँ आपसे देखा हुआ है, यहाँ बोल रहे हैं कि P इज एक्टिव पावर, Q इज रिएक्टिव पावर, द साइन ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। तो P और Q के साइन आपको यहाँ से बताना है कि मोटर और जनरेटर के केस में क्या होंगे। तो इंडक्शन मोटर जब आपकी ग्रिड से कनेक्टेड होगी तो वो नॉर्मल जब मोटर के जैसे बिहेव करेगी तो वो P भी लेगी और Q भी लेगी, क्योंकि इंडक्शन जो नॉर्मली हम देखेंगे कि आप जब चूँकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर में काम कर चुका हूँ, वहाँ आप देखेंगे सिंचाई के टाइम पर आपके पावर सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडक्शन मोटर जो हमारी सिंचाई में उपयोग होती है, सबमर्सिबल मोटर जो होती है वो इंडक्शन मोटर ही होती है एक तरीके से, और उसमें इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, रिएक्टिव पावर वो लेती है, जिसके कारण आपका वोल्टेज डाउन होता है। और आप देखेंगे इसके लिए अलग अलग चार्जेस भी देने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडक्शन मोटर जब आपकी लगी हुई होती है कहीं भी तो वो एक्टिव पावर भी लेगी उसको घुमाने के लिए और रिएक्टिव पावर भी वो लेती है। तो जब मोटर के जैसे बिहेव करेगी तो P और Q दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ए ऑप्शन तो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाइल ऑपरेटिंग एज मोटर। इसका जब सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो मोटर के केस में तो देखो दोनों P और Q दोनों लेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। और जनरेटर के केस में क्या होता है दोस्तों कि जब इंडक्शन जनरेटर इस्तेमाल होता है नॉर्मली, जैसे लोको से जो रहता है आपका इंजन रहता है रेलवे का, उसमें आप देखेंगे कि ये P जो रहता है एक्टिव पावर भी प्रोवाइड कराने लगता है जब रीजनरेटिव के केस में हमने देखा था। ये ब्रेकिंग का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आपने दूसरी या तीसरी वीडियो अभी यहाँ से देखेंगे आप पुरानी, तो उसमें मिल जाएगा आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ से आपका रीजनरेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रीजनरेटिव की कंडीशन में मोटर जो होती है वो जनरेटर की जैसे बिहेव करती है और एक्टिव पावर देगी, यानी P वो सिस्टम को देगी, तो P भी पॉजिटिव रहेगा और P नेगेटिव होगा यहाँ पर, P नेगेटिव एंड Q पॉजिटिव। ऐसा क्यों? जनरेटिव की कंडीशन में जब वो इंडक्शन मोटर जनरेटर की जैसे बिहेव कर रही है तो उस कंडीशन में वो P तो देगी आपकी, लेकिन Q उस टाइम पर भी लेगी, है ना। तो ये इंडक्शन मोटर की खासियत होती है कि ये P एक्टिव पावर तो जब जनरेटर की जैसे बिहेव करेगी तो प्रोवाइड कराएगी, पर आपके सिस्टम में जब वो लगी होगी तो वो रिएक्टिव पावर तो जरूर लेगी, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर का केस हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा तीसरा जो है जनरेटर के केस में सही है, यानी P नेगेटिव और Q पॉजिटिव। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी 1 और थर्ड आपका आंसर सही है। काफ़ी कंसेप्चुअल आंसर है इसमें और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इंडक्शन मोटर ज़्यादातर वोल्टेज डिप कर देती है आपकी लाइनों में। अगला क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर हैज़ एक्साइटेशन EMF of 0.6 if it is operated from a bus voltage of 1 pu and drawing 1 pu 0 पावर फैक्टर लीडिंग करंट, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द मोटर विल बी। सिंक्रोनस मोटर का यहाँ पर हमसे पूछा है कि रिएक्टेंस कितना होगा। सिंक्रोनस मोटर है ये,
तो दोस्तों मोटर के केस में हम इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन क्या होगी, V माइनस आई एक्स हमने सिंक्रोनस रिएक्टेंस माना है इक्वल टू ई, यहाँ पर एक्साइटेशन ईएमएफ है, वी हमने जो सप्लाई दी हुई है उसका वोल्टेज है। तो यहाँ आपको सभी क्वांटिटी दी हैं, वी आपको 1 pu दिया है, माइनस का आपको करंट भी 1 pu दिया हुआ है, एक्स आपसे पूछा है, ई आपको 0.6 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू आएगी 0.4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 0.4 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके भी बनते हैं, और सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर के मैं अलग अलग क्वेश्चन सीरीज इसमें एक चालू करने वाला हूं, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगी। अगला क्वेश्चन है, इन एन इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट इज नॉट सुटेबल टू मीट, इज मोस्ट सुटेबल टू मीट पीक लोड ओनली। दोस्तों दो टाइप के लोड आपके सिस्टम में देखने को मिलते हैं। आपके पूरे दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में आपका लोड का पैटर्न सेम नहीं रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, और इस टाइप से आपका लोड पैटर्न रहता है। तो आप देखेंगे कि आपके लोड पैटर्न में 24 घंटे का जो आपका लोड पैटर्न आया है वो कई बार फ्लक्चुएट होता है, और आपकी डिमांड इस हिसाब से आपको देखने को, मान लीजिए पहला घंटा है, ये 24वां घंटा है, आपने यहाँ पर डिमांड देखी है, तो पूरे दिन भर में इन 24 घंटों में एक डिमांड आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जो कांस्टेंट बनी हुई है, पूरे दिन भर वो आपकी डिमांड रहती है। तो इसको बोलते हैं बेस लोड। ये 24 घंटे आपका बेस लोड तो बना ही हुआ है, इतना लोड तो हमें चाहिए ही है, लेकिन जो ऊपर जो लोड दिखाई पड़ रहा है ये होता है पीक लोड, यानी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही आया है। यानी मान लीजिए ये शाम को 6 बजे से आपका लोड बढ़ा हुआ है, यानी 18 बजे से 24 के बीच में आपका ये लोड पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा लोड आया है इसको हम पीक लोड बोलते हैं, और जो पूरे दिन भर जो रहता है यूनिफॉर्म रहा है, इतना तो लोड रहा ही है हमारे सिस्टम में, तो इसको बेस लोड बोलते हैं। तो अलग अलग डिमांड, अलग अलग जनरेटर अलग अलग लोड के लिए बने हुए होते हैं। हमारा जो हाइड्रो हुआ, थर्मल हुआ और डीजल हुआ और गैस, इनमें ही ज़्यादातर वो घुमाते हैं इन क्वेश्चनों में। तो आपके जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं बेस लोड में कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो बेस लोड में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बेस लोड में आता है। फिर आता है हाइड्रो, थर्मल। हाइड्रो को दोस्तों कभी कभार पीक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत चालू होता है तुरंत बंद भी होता है। हाइड्रो में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है बंद और चालू करने में वो होता है थर्मल। थर्मल जब काम किया हूँ यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में, तो वहाँ मैंने देखा है कि जब भी लोड की डिमांड, जैसे मान लीजिए अचानक बारिश हो जाती है, आपने डिमांड भेजी है 2000 मेगावाट या 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट आपने डिमांड भेजी एसएलडीसी को। एसएलडीसी जो रहता है हर एक स्टेट के अंदर होता है, जैसे कि हम स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर बोलते हैं, जो कि मैनेज करता है आपकी जनरेशन को और आपका लोड को। यहाँ आपके लोड वाले डिमांड बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, और ये डिमांड बना के एसएलडीसी ये डिमांड भेजता है किसको, जनरेशन वालों को, कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कल के लिए इतनी आप जनरेट कीजिए। तो जनरेशन वाले उतनी डिमांड भेजते हैं। मान लीजिए बारिश हुई और आज के लिए हमने 3000 मेगावाट भेजी थी, लेकिन हमारा लोड जो आ रहा है, ठंडी हो गई है काफ़ी बारिश होने के कारण, तो आपका डिमांड जो जा रही है 1200 ही मेगावाट जा रही है ना। तो इस टाइम आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस टाइम आप कैसे उसको बंद और चालू कराएंगे, इतने जल्दी कमांड आप एसएलडीसी को देंगे कि भाई साहब हमारा लोड कम हो गया है, और लोड कम हो जाने के कारण आप थर्मल बंद कर दीजिए। तो थर्मल उतने जल्दी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा होता है आंधी और तूफान में, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि बारिश हो रही हो और यूनिफॉर्म बारिश है, मतलब ज़्यादा हवा नहीं है, तो उससे आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। पर मान लीजिए आंधी काफ़ी ज़्यादा है तो
पेड़ टूटने के कारण जो हमारी जो लाइनें बिछी होती हैं वो गिर जाती हैं, उनके ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, या किसी पेड़ की डाल के बीच में संपर्क आ जाने के कारण अर्थ फॉल्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान आंधी से होता है, ना कि पानी से होता है। तो डिमांड जब आपकी गिरती है तो अचानक आप किसको बोलेंगे कम करने के लिए? तो वो हो सकता है हाइड्रो बंद कर दें वहाँ पर, है ना। थर्मल को उतने जल्दी वो बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी जल्दी उसकी जो ऑक्सिलरीज रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, वो इतने जल्दी चालू बंद नहीं होती हैं। इवन आपको चालू करने के लिए भी कई घंटे चाहिए होते हैं। तो तुरंत आप अचानक से डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसके लिए थर्मल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला था पीक लोड पावर प्लांट। तो पीक लोड के लिए हम जो नॉर्मली जो कमांड देते हैं वो गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। अचानक लोड आया, आप तुरंत चाहिए आपको लोड, सडन डिमांड बढ़ी है, आपकी सडन डिमांड को आप कैसे पूरी करेंगे? तो उसके लिए आपको गैस प्लांट से ही आप नेचुरल गैस की सहायता से जनरेटर चला सकते हैं, या डीजल की हेल्प से डीजल पावर प्लांट में तुरंत जनरेशन दे सकते हैं, या रिजर्व भी रखते हैं। बहुत सारी यूनिट में बहुत सारे पावर प्लांट में एक यूनिट रिजर्व करके रखते हैं। जैसे आपकी कितने मेगा वाट की टोटल प्लांट की कैपेसिटी, मान लीजिए 300 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी, तो वो एक या दो यूनिट मान लीजिए 15-15 की वो रिजर्व करके रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये डिमांड ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये पावर प्लांट में ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। और गैस और डीजल पावर प्लांट भी हम रखते हैं कि सडन यदि लोड डिमांड बढ़ती है तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है द टाइम टेकन टू परफॉर्म। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि समझाने के कारण आपकी बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में बने रहेंगे जो लंबे टाइम तक टिकेंगे। आंसर बताने के लिए मैं तुरंत भी बता सकता हूँ उसको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वीडियो में, पर थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। द टाइम टेकन टू परफॉर्म वन इटरेशन ऑफ द कंपटीशन इन जीएस मेथड एज कम्पेयर टू द एनआर मेथड। दो मेथड जो होती हैं जीएस और एनआर मेथड। जीएस मेथड जो होती है वो नंबर ऑफ इटरेशन इसमें ज़्यादा होते हैं, और एनआर मेथड में नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर कम होते हैं। और जीएस जो रहती है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करती है, इसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, और उतने ही इटरेशन तक पहुंचने के लिए जो पर इटरेशन जो टाइम होता है वो जीएस मेथड में कम होता है, एनआर में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इसके आंसर थे, जो कुछ पॉइंट भी थे जो मैंने बता दिए। नॉर्मली यही पूछे जाते हैं एग्जामों में। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जैकोबियन मैट्रिक्स जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। 13 बस आपको टोटल यहाँ दी हुई हैं, 5 वोल्टेज कंट्रोल बस हैं और एक स्लैक बस दी हुई है। चलिए सबसे पहले हम जैकोबियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखते हैं। इसकी साइज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो इसकी साइज का जो फॉर्मूला होता है, जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज का फॉर्मूला जो होता है 2PQ प्लस प्लस PV। 2PQ बस प्लस PV, ये इसकी साइज होती है ना। तो अब इसको हम इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। लोड बस को ही हम PQ बस बोलते हैं, और जनरेटर जो बस होती है, जनरेटर बस को ही हम PV बस बोलते हैं। ये बस होती क्या है दोस्तों? जब आप पावर सिस्टम में आप देखेंगे कि बहुत सारा आपका ग्रिड जो रहता है उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एंडों पर एक पर्टिकुलर लाइन, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर लाइन होती है, इसको हम बस बोलते हैं। इसमें 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें 2 क्वांटिटीज़ आपको गिवन होती हैं, 2 और अननोन होती हैं। अब कई बार हम इस यहाँ से सप्लाई देते हैं जनरेटर के द्वारा, तो इसके पैरामीटर अलग होते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने लोड लिया है तो इसके लोड के पैरामीटर यहाँ पर इस बस पर अलग होंगे, है ना। तो टोटल 4 क्वांटिटीज़ आपको इसमें वेरी करती हैं, और 3 टाइप की इसमें बस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो होती है, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि जनरेटर बस पर हमें कौन कौन सी क्वान्टिटीज़ मालूम होती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आया है। जनरेटर बस जो होती है उस पर हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? उस पर हमें P और V का मैग्नीट्यूड, यानी एक्टिव पावर पता होती है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है।
है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होती है लोड बस, लोड या इसको हम पी क्यू बस भी बोलते हैं। इस पर हमें क्या क्या क्वांटिटीज़ पता होती हैं, पी और क्यू पता होती हैं, और अननोन क्या होती हैं यहाँ पर, वोल्टेज और उसका एंगल हमें नहीं पता होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही पूछते हैं कि क्या पता होता है। तो लोड बस में हमें क्या क्या पता होता है, पी क्यू पता होता है, क्या नहीं पता होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल होता है। और एक और जो लास्ट बस होती है स्लैक बस बोलते हैं उसे हम। स्लैक बस में क्या होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है और एंगल हमें पता होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैकोबियन का हमने देख लिया था कि साइज क्या होती है, 2pq प्लस pv। अब हम pq और pv कैसे निकालें, तो यहाँ आप देखेंगे pv बस जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 5, है ना। और पीवी बस आपको पता है, तो पी क्यू बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पीवी बस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए पावर सिस्टम विद 5 वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज कंट्रोल बस को ही हम पीवी बस बोलते हैं। अब हमें पी क्यू बस चाहिए, यानी लोड बस हमें चाहिए। लोड बस कैसे निकालेंगे, टोटल आपको कितनी दी हुई है यहाँ पर, नंबर ऑफ बस कितनी है 13, तो टोटल यानी एन यानी 13 माइनस, इसमें से हम पी भी घटा देंगे, इसमें से हम एक स्लैक बस घटा देंगे। तो 13 टोटल दी हुई है, माइनस यानी पी भी कितना दिया है 5, माइनस एक हमने स्लैक बस घटा दी। टोटल हमारी जो कितनी आ जाएंगी पी भी बस, पी क्यू बस यहाँ आ जाएंगी 7। पी भी पता है, पी क्यू भी पता चल के कितना 7 आया। पी भी पता है, पी क्यू पता है। अब हमें कुछ इसमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइज क्या होगी 2 पी क्यू बस, पी क्यू कितनी थी आपकी 7 निकल कर आई थी, और पी वी बस यानी वोल्टेज कंट्रोल बस जो कि आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। टोटल आप इसको जब सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 5 यानी 19 अक्कल हो गया आपका। तो आपकी साइज जो होगी वो कितनी होगी 19 इंटू 90, ये आपका इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा 19 इंटू 90। तो पी क्यू पी वी लोड बस स्लैक बस ये सब आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मली इन्हीं क्वेश्चनों में ही घुमाते रहते हैं। कई बार डायरेक्ट जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो यही पूछते हैं कि जनरेटर बस पर क्या पता है, लोड बस पर क्या पता है, स्लैक बस पर क्या पता है। तो आज का ये सेशन कैसा रहा कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे आगे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी सारी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में लेकर आऊँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।